नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्वान साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों के यहाँ जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम 5वाँ टेस्ट सीरीज़ का सॉल्व पेपर लेके आए हैं, सॉल्व करवाने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को अब हम इस अपने चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएँगे मित्रों। चलिए, ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी लोग सिपाही बनकर एक बार हमारे समक्ष आएँ और हमें भी थोड़ा-सा उससे क्या होगा, खुशी महसूस होगी, ठीक है? दोस्तों चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 5वें का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो 5वाँ टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पे क्या आया था? 114 नंबर पे कौन-सा क्वेश्चन आया था? कहा गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पंक्ति किसकी है? ठीक। और यह मित्र यह बहुत फेमस पंक्ति है। यहाँ पे क्या कहा गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है कि मीराबाई की है कि रैदास की है कि सहजोबाई की है? ठीक। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप फटाफट उत्तर लगा लीजिएगा कि यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। और अगर आपसे यही पंक्ति दिया जाए, पूछा जाए कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यह जो पूरी पंक्ति दी गई है, इस पूरे पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 114 का बी सही हो जाएगा कि यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। ठीक। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन होता है, अगला जो क्वेश्चन आया 115 नंबर। कहा गया कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक। तो क्या कहा गया कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें आप बताएंगे इसमें हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प आपके सामने दिया गया है अनल। विकल्प आपके सामने क्या दिया गया है? अनल दिया गया है, अनिल दिया गया है, वायु दिया गया है और मुखहीन दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से कौन सा नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल भी होती है, वायु भी होती है, मुखहीन भी होती है। ठीक। तो है कौन से नहीं? अनिल है। फटाफट आप आंसर लगाइएगा 115 नंबर का ए। ठीक। अनल। अनल क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? आग की पर्यायवाची शब्द है। किसकी है? आग की पर्यायवाची शब्द है। ठीक। अब हम इसके बाद क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर होता है। अब इसमें देखिए दिया गया है कि मुहावरे का सही विकल्प चुनना है। मतलब दिए गए मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प चुनकर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक। क्लियर है। अब इसमें दिया गया दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब क्या हो गया? क्या गिड़गिड़ाना होता है, चकित करना होता है कि पराजित करना होता है कि नाकाम करना होता है? चलिए दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिएगा। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या हो जाता है? इसमें आप फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो इसमें दांत खट्टा खट्टा करना मतलब कि जब दुश्मन को आप झकझोर के पराजित कर देते हो तो उसका अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे कर देना होता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पराजित करना। ठीक है। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? पराजित करना हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर देखते हैं। तो यह भी वही क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करिए, सही मुहावरे का अर्थ रखिए। अब इसमें दिया गया क्या है कि नजर रखना, ध्यान रखना, गिरवी रखना, भेंट करना, हृदय से दूर कर रखना। ठीक। अब आप इसमें हमें बताएंगे कि नजर रखने का अर्थ क्या हो जाता है। ठीक। नजर रखने का अर्थ क्या होता है, यह आप हमें बताएंगे। फटाफट बताइएगा। चलिए। तो इसमें नजर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ध्यान रखना होगा, गिरवी रखना होगा, भेंट करना होगा कि हृदय से दूर रखना होगा। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, नजर रखने का मतलब होता है जब हम किसी पर पूरी तरह ध्यान लगा के रखते हैं तो वही क्या कहलाता है? नजर रखना कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक। नजर रखने का अर्थ क्या होगा? ध्यान रखने से लगाया जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपको गद्य से दिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है, क्या दिया गया, पूरे गद्य को आप पढ़ लीजिएगा। कहा गया कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक। भाषा क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, मानव समुदाय
अपने भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। अपने भाव को क्या करता है? एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। जब एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तो वह किस प्रकार से प्रकट करता है? जिस प्रकार से पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने से रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों को पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधा देती है। ठीक है, मनुष्यों के विभिन्न समुदायों को अपने आदर्श विचार और अपनी भावनाएं होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही होती है। ठीक, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भाषा ही है। और भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित होती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। उसमें क्या होता है? राष्ट्रीय भावनाओं के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक होता है। तो यह आपका पैराग्राफ दिया गया है कि यह जो भाव गद्य दिया गया है, गद्य में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो इसमें क्या हो? प्रतिभाशाली समुदाय, राष्ट्रीयता, और इसमें भाषा शब्द भी दिया गया है, तो भाषा क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भाषा शब्द क्या होगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 118 का डी सही होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें एक और मिलता है। यहाँ पे कहा गया मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में क्या बाधक है? इसको बाधक कर लीजिएगा। ठीक, कैसा शब्द होगा? बाधक है। तो क्या बाधक है? धर्म की विभिन्नता, भाषा की भिन्नता, या पहाड़, नदी व समुद्र, या दलितता। तो आप देखिए कि इसी जो गद्य दिया गया है, इसी गद्य में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जिस प्रकार से पहाड़, नदी, समुद्र क्या हुआ है, जिस प्रकार से पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करता है। तो ठीक, मनुष्य के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में क्या बाधक होता है? तो देखिए कि धर्म की भिन्नता होती है, भाषा की विभिन्नता होती है, पहाड़, नदी, समुद्र होता है, या दलितता होती है। ठीक, तो इसमें आप यह बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, इसमें क्या बाधा होती है? तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। भाषा की भिन्नता। धर्म की भिन्नता तो कोई मतलब नहीं, समुद्र, नदी, पहाड़ की अभी तो कोई बात नहीं, दलितता की कोई बात नहीं। आपकी भाषा की जो भिन्नता होती है, इससे क्या हो जाता है? दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखा जाता है वह क्या होता है? फिर वही गद्य से ही प्रश्न पूछा गया है, संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का क्या साधन होता है? ठीक, तो आप देखिए कि इसमें पढ़िएगा, कहीं दिया गया है संगीत, यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, यहाँ दिया गया संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी क्या है? भाषा है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी क्या है? भाषा, अर्थात विकल्प नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बात? अब यहाँ पे बात फिर जब यहाँ तक हो जाती है तो यहाँ के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी आपके गद्य से ही पूछा गया है। तो अब आपके गद्य से पूछा गया तो इसमें क्या हो जाएगा? एक भाषा बोलने वाले लोगों में क्या भावना पाई जाती है? ठीक, तो एक भाषा बोलने वाले लोगों में कौन सी भावना पाई जाती है? 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। ठीक, 121 में क्या भावना पाई जाती है? द्वेष की भावना पाई जाती है, विचार अभिव्यक्ति की भावना पाई जाती है, सहानुभूति की भावना पाई जाती है, राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। अब देखिए कि एक भाषा बोलने वाले में क्या हो जाता है, यहीं पे देखिए कि दिया गया एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति की भावना रखते हैं। ठीक, तो अब कैसी भावना रखते हैं? सहानुभूति की भावना रखते हैं, अर्थात विकल्प नंबर सी 121 का सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 121 का क्या हो जाएगा? सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसके आगे हम चलते हैं। 121 के बाद 122 की हम बात करते हैं। 122, मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में कौन रुकावट पैदा करता है? ठीक, जिस प्रकार पहाड़, नदी और
जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करता है, उसी प्रकार भाषा की विभिन्नता मनुष्य के पारस्परिक संबंध स्थापित होने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहाड़, नदी और समुद्र हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 122 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है? 122 का क्या हो जाएगा मित्र, डी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 123 का है। कहा गया प्रश्न में दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी डी दिया गया है, और यदि वाक्य त्रुटिहीन है अर्थात वाक्य में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है, तो उसके लिए एक उत्तर दिया गया है, कौन सा, डी। तो आपको यह बताना है कि जो यह वाक्य लिखा गया है इसमें कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर त्रुटि नहीं है। जैसे कि कहा गया गीता ने इस रहस्यमयी बात को हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा, पर सीता ने रहस्योद्घाटन कर ही दिया। ठीक, अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या, गीता ने इस रहस्यमयी बात को हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा। ठीक, क्लियर है? अब पर सीता ने इस रहस्य उद्घाटन ही कर दिया, अर्थात उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया, मतलब उसको सबको बता दिया। अब क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है? ठीक, तो इस वाक्य में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस वाक्य में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? यहाँ जो के भीतर लगा है और उसके बाद अंतर्निहित शब्द आया है। अंतर्निहित मतलब क्या होता है, भीतर की बात होती है। अब यहाँ पर यह होना चाहिए हृदय में अंतर्निहित रखा, अगर आप यहाँ में लगा देते हैं तो शुद्ध हो जाएगा। के भीतर लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, में वाला में लगा देने से वाक्य सही हो जाएगा। के भीतर जो शब्द होता है अव्यय का शब्द होता है और यह इसके साथ संबंध नहीं रखता है। तो विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। फिर वही चीजें हैं कि इसमें से त्रुटिहीन वाक्यों को चयन करना है। कहा गया आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा कोई शांतनु पुत्र देवव्रत ही कर सकता है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, आप बताइए। अविवाहित, ध्यान दीजिएगा, पर क्या कहा, आजन्म अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा। भीषण प्रतिज्ञा क्या होती है, भीषण युद्ध होता है। ठीक, भीषण प्रतिज्ञा नहीं की जाती है, प्रतिज्ञा केवल और केवल प्रतिज्ञा की जाती है। प्रतिज्ञा में कभी भीषण शब्द आता ही नहीं है। ठीक है, अब भीषण युद्ध किया जाता है, भीषण मारपीट की जाती है, भीषण पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन भीषण प्रतिज्ञा कभी नहीं किया, भीषण वादा कभी नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ भीषण शब्द के आने से यह वाक्य क्या हो गया, यह पूरा का पूरा वाक्य शुद्ध हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ भीषण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह से वाक्य में क्या हो गया, वाक्य में क्या हो गया, विकल्प नंबर ए में क्या है, त्रुटि है, गलती है। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, 125 आता है। क्या आता है, 125 आता है। अब 125 नंबर में क्या दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए जिसमें से 3 शुद्ध लिखे गए हैं और तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। तो उस शब्द में छांटना है कौन सा गलत है। ठीक, एक गलत दिया गया, उसी गलत वाले को ही छांटना है। तो आप हमें बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया महान, महान के नीचे वाला जो मित्र विकल्प है, विकल्प महान में यह हलंत हटा दीजिएगा, इस हलन को हटा दीजिएगा। इस हलन को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ महान शब्द बिना हलन के रहेगा। ठीक है, अब ये महान दिया गया, राष्ट्रीय दिया गया, व्यवहार दिया गया, मानवीयकरण दिया गया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, जैसे महान के साथ हलंत लगा था या शुद्ध हो जाता, महान के साथ हलंत नहीं लगेगा, हलंत हटा दीजिएगा। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मानवीकरण लिखा गया, इसको क्या लिखना चाहिए, इसको होना चाहिए मानवीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका, मानवीकरण होना चाहिए। ठीक, इसका क्या होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए। ठीक है, या नहीं लगेगा, यह या नहीं रहेगा, केवल मानवीकरण होता है। ठीक, क्लियर है? विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा मित्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपको इसमें से अशुद्ध देखना है। उज्ज्वल लिखा गया है, मानवीकरण लिखा, देखिए यहाँ मानवीकरण लिखा गया ना, अभी वही पिछले वाले क्वेश्चन का है। प्यारी शब्द लिखा गया, केंद्रीकरण लिखा गया। तो आप इसमें यह बताएंगे इसमें कौन सा अशुद्ध है। इसमें से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उज्ज्वल अशुद्ध शब्द है, क्योंकि उज्ज्वल जब लिखा जाएगा, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, इसमें दोनों जगह क्या होंगे, आधा होंगे। यहाँ एक ही जगह प्रयोग किया गया है, यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। इसका संविच्छेद भी अगर आप देखते हैं तो क्या कहा जाता है, उत्धन ज्वल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, उत्धन ज्वल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक 127 नंबर का देखते हैं। कहा जाता है बड़ों से बात करने का तुम्हें सीखना चाहिए, डैश डैश करके कहा गया है तुम्हें सीखना चाहिए। शिष्टाचार सीखना चाहिए, सदाचार सीखना चाहिए, हौसला सीखना चाहिए कि आचरण सीखना चाहिए। ठीक, आचरण सभ्यता दोनों अलग अलग चीज, हौसला अलग बात होती है, सदाचार अलग बात हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, यह सब अलग हो जाते हैं। लेकिन बड़ों से बात करने की तुम्हें क्या सीखना चाहिए, शिष्टाचार सीखना चाहिए कि किस तरह से बड़ों से बात की जाती है, उसके लिए शिष्टाचार ही होता है। ठीक, शिष्टाचार सोचा जाता है, तो इसलिए विकल्प 127 के विकल्प नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, आगे चला जाए। 127 का ए सही हो जाएगा। अब 128 की बात करते हैं। देखिए 128 में चलते हैं। 128 में क्या कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को कूल है, तूल है, मूल है, सोल है। या तो भारतीय हरिश्चंद्र का कथन है भैया हिंदी भाषा के संदर्भ में। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। क्या हो जाए, विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाए। बहुत फेमस उदाहरण है भारतीय हरिश्चंद्र के यह। ठीक, यह भारतीय हरिश्चंद्र बहुत प्रसिद्ध कथन है, तो विकल्प नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब 129 का क्वेश्चन देखिएगा। 129 में क्या कहा गया है, कहा गया तपोभूमि का संविच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तपाधन भूमि लिखा गया, तपधन भूमि लिखा गया, तपाधन भूमि लिखा गया, तपोधन भूमि लिखा गया। तो इसमें से आंसर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जब आप कहते हैं तपह धन भूमि, ठीक, क्या लिखते हैं, तपा धन भूमि। अब यहाँ देखिए विसर्ग है। ठीक, विसर्ग बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिखाई देगा, तो विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा, ओ के साथ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, तपो भूमि हो जाएगा। जैसे इस तरह, जैसे अगर आपसे कहा जाए यशः धंधा, तो यह दोनों अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यशोदा। ओ की मात्रा आ गई ना। यहाँ पे क्या विसर्ग है, विसर्ग बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिखाई देता है, विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है, ओ के साथ हो जाता है, तब ओ की मात्रा यहाँ पे बन गई है। वही चीज जो ओ बना है, ओ की मात्रा यहाँ पे लग गई, तो क्या हो गया, तपोभूमि। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तपोभूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। 130 में अगर हम देखते हैं, कहा गया दुराचार का संविच्छेद क्या होगा। दुधन आचार होगा, दुधन आचार होगा, दुधन आचार हो जाएगा, दुर्धन आचार हो जाएगा। यह चार विकल्प दिया गया है। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिएगा इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, दुधन आचार हो जाएगा, दुधन आचार हो जाएगा। ठीक, आचार इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग बाद कोई स्वर दिखाई दे रहा है, तो यह विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ होता है, र के साथ। यहाँ बड़ा आ की मात्रा, जब बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, दुराचार बन जाएगा। ठीक, तो यह जो र आया यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्या बन गया, दुराचार हो गया। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कहा गया है कि उद्यमी का विलोम क्या होगा, निरुद्धम होगा, अवनत होगा, उद्धत होगा या जड़ होगा। तो उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा मित्र, उद्यमी मतलब क्या होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। अब इसमें आलसी होना चाहिए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसका कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है निरुद्धम,
निरुद्धम का जो पर्यायवाची शब्द बनता है वह क्या हो जाता है, यह आप बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ औनत शब्द लिखा गया, इसका अर्थ क्या होता है, झुका हुआ। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ, ना नींव हुआ। न्यू या इसे जड़ को ही क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। ठीक, इसमें एक और सी वाला विकल्प आया, जिसे क्या कहा गया, उद्धत कहा गया। उद्धत का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अक्कड़ होता है, अक्कड़ व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उद्धत का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए कहीं कोई आलसी वाला नहीं आ रहा ना, लेकिन निरुद्धम क्या हो जाता है, निरुद्धम का अर्थ क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। क्या हो जाता है, आलसी होता है। और या उद्यमी का अर्थ क्या होता है, परिश्रमी होता है। उद्यमी का अर्थ क्या होता है, परिश्रमी होता है। तो निरुद्धम का अर्थ क्या हो जाता है, आलसी। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 131 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब 132 पे आते हैं। 132 में दिया गया स्वच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वच्छ क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द, निर्मल होगा, मलिन होगा, अशुद्ध होगा, सलिल होगा। तो इसमें आप बताइएगा शुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बताइए, फटाफट बताइए। इसमें दिया गया ना निर्मल, मलिन, सलिल या अशुद्ध। तो आप इसमें हमें बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। सलिल का अर्थ किससे लगाया जाता है, जल से लगाया जाता है। ठीक है, इसमें विकल्प मलिन मतलब गंदा, स्वच्छ मतलब साफ, मलिन मतलब क्या हो जाता है, गंदा। बी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मलिन। ठीक, क्लियर है। 132 के बाद एक आता है क्या आपके पास, 133 क्वेश्चन आता है। 133 नंबर का देखिएगा, इसमें लिखा है शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। सीधा उत्तर है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या, प्रत्यय। ठीक, अर्थात 132 का क्या हो, 133 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। 133 का डी सही हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या जोड़े जाते हैं, वह क्या जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक, वह क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। और जब शब्द से पहले जोड़े जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया कि क्या लिखा गया है, लिखा गया है लड़कपन, कालापन, बचपन शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पन का बोध कराता है। या किसका बोध, प्रयुक्त प्रत्यय पन का जो बोध कराता है वह किसका बोध कराता है, प्रयुक्त प्रत्यय जो पन है वह पन किसका बोध कराता है। चलिए बताइए। चलिए फटाफट बताइए इसका क्या होता है, विशेषण का बोध, संज्ञा का कि सर्वनाम का कि क्रिया का, किसका बोध कराता है मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, या जो पन प्रत्यय होता है या क्या हो जाता है, संज्ञा का बोध कराता है। संज्ञा में किस संज्ञा का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक, किसका बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, 134 का विकल्प नंबर भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 135 नंबर में क्या कहा गया, अर्थ रखता है उसका उत्तर के लिए उसे चुनना है। किए हुए उपकार को मानता है उसे हम क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहा जाता है मित्र, यह बताइएगा आप हमें। चलिए फटाफट बताइए, जो किए गए उपकार को मानता है तो वह क्या हो जाता है, कृतज्ञ होता है, उपकारी होता है, उपकृत होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो किए गए उपकार को मानता हुआ क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम सही, 135 का डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, 136 में देखते हैं। 136 में भी आपसे यही एक भाव के साथ कहा है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, मुच्छित कहते हैं, मोक्षित कहते हैं, मोक्षित कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ये तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं। 136 का क्या हो जाता है, सी, क्या हो जाएगा, मुमुक्षु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा मित्र, मुमुक्षु कहा जाएगा। ठीक, 136 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके आगे चलते हैं, 137 में देखिएगा। 137 में आपसे क्या कहा गया है कि
तीन स्त्रीलिंग दिया गया है और एक पुल्लिंग दिया गया है, इसमें से पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो गाय, भैंस, हाथी, बकरी, यह चार विकल्प दिया गया है। गाय स्त्रीलिंग होती, भैंस स्त्रीलिंग, बकरी स्त्रीलिंग, बचा आपके पास क्या, हाथी। हाथी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हाथी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। इसका जब स्त्रीलिंग बनाते हैं, इसका जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, हथनी हो जाता है। क्या हो जाता है, हथनी हो जाता है। ठीक, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है भैया, हथनी हो जाता है। ठीक है, तो यह हाथी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द में चला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 के बाद 138 आता है कि इसमें भी पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो पुल्लिंग शब्द में दही आया है, दही आया, मही आया, पुड़िया आया, खाद आया। तो हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है दही। दही खट्टा होता है, हमेशा खट्टी नहीं होती। हम लोग अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं खट्टी, लेकिन दही हमेशा कहाँ आता है, पुल्लिंग। दही हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, घी हो गया, यह सारे शब्द जितने भी होते हैं वह सब सारे शब्द कहाँ आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसमें चाय, स्याही, शराब, शरबत, यह सब क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, लेकिन जो दही शब्द होता है, दही शब्द क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाते हैं। 138 का ए सही हो जाएगा। 139 में देखिएगा, 139 में कहा गया कि सर्वनाम को कहते हैं अपना नाम, सबका नाम, सबके संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द या इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम को कहते नहीं है, सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम, लेकिन सर्वनाम का को कहते हैं क्या, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। 139 का सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 139 का सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सही कर लीजिए 139 का सी। एक सौ चालीस में दिया गया कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाओं में कौन सी अनुपयुक्त है। रंग से रंगना हो गया, लाज से लजाना हो गया, झूठ से झुठलाना हो गया, खर्च से खर्चीला हो गया। ठीक, अब देखिए संज्ञा शब्दों से बनी हुई नाम धातु क्रिया क्या कहलाएगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा खर्च से खर्चीला हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जो नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया में हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें क्या हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के शब्दों में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा देते हैं, तो वहां जब प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। तो रंग रंगना हो गया, लाज से लजाना हो गया, झूठ से झुठलाना हो गया, या तो एकदम क्या है, नाम धातु क्रिया, तो कौन सा अनुपयुक्त है, तो खर्च से खर्चीला क्या हो जाता है, अनुपयुक्त माना जाता है। अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि अगला दिया गया कि काले छपे मुहावरे के सही अर्थ बताइए। ठीक, किरकिरा होना, क्या कहा गया, किरकिरा होना, विघ्न आना, दया की भीख मांगना, लज्जित होना कि पछताना। किरकिरा होना, मजा मजा किरकिरा हो गया, मजा किरकिरा हो गया, मतलब क्या हो गया, विघ्न आ गया। कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, विघ्न आ गया, तो वहां पे विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो विघ्न आना को एकदम आप सही मान के चलिएगा, यही सही है। और उसके बाद देखिए 142 नंबर पे देखिएगा, 142 नंबर पे दिया गया, दिए गए काले छपे मुहावरे के सही अर्थ बताइए। कमर कसना, इसका अर्थ क्या होगा, कमर बांधना होता है, बीमार होना होता है, हार मान लेना होता है, या तैयार होना होता है। ठीक है, कमर कसने का मतलब क्या हो जाता है, तैयार हो गए। अब हम अपने आपकी बार पुलिस भर्ती होने के लिए एकदम कमर कस लिए कि जब तक पुलिस नहीं भर्ती हो जाएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। तो हम क्या हो गए, कमर कस चुके हैं, तो मतलब हम तैयार हो चुके हैं मित्र। क्या हो गया, हम तैयार हो चुके हैं। ठीक, तो तैयार होना मतलब क्या हो गया, कमर कसना हो गया। क्लियर है, आगे चलें। 143 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 143 में कहा गया नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, प्रत्येक वाक्य में 4 भागों में बांटा गया है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे छांट लेना है, कि जिस भाग में क्या होगा, त्रुटि होगा, उसे हमें क्या करना है, छांट लेना है। तो कहा गया मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ नौकरी करते हो, कोई त्रुटि नहीं है। तो मेरे को यह शब्द ही गलत हो गया मित्र, क्या हो गया, यह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी, अर्थात विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
बात क्लियर हो गई। तो मेरे को नहीं होता है, वो शब्द लगाया ही नहीं जाता है। अब मेरे को कहने की जगह पे हमको इससे नहीं मतलब है, क्या कहा जाएगा, हमको शब्द होता तो शुद्ध होता, लेकिन मेरे को कोई शब्द ही नहीं है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां पाई गई, इसलिए विकल्प नंबर 143 विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, एक कदम आगे और चलते हैं। अब देखिए, जब अगला कदम हमने बढ़ाया तो उसमें क्वेश्चन आया 144 आया, जैसा हाल उसका हुआ वैसा वैसे किसी का ना हो। ठीक, अब ध्यान रखिए 144 की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो, इसमें वो वैसे लिखा गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैसा, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, इसका जो पूछा गया प्रश्न है उसमें से सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसमें सी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो अब आगे 144 का सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। 145 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं। 145 में क्या कहा गया, चौकोर शब्द है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक। चौकोर मतलब जिसमें चार कोण होते हैं, चार कोण वाले को क्या कहा जाता है, चौकोर कहा जाता है। चार मतलब संख्या हो गई, या नापा तोला नहीं गया, चौकोर मतलब नापा तोला नहीं गया है, इसके किसे मापा गया है, वो तोला गया, इसकी लंबाई चौड़ाई देखी गई। तो इसमें चार कोण वाले को क्या कहा जाता है, चौकोन कहा जाता है। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, जब 4 गज कहा जाता है, 4 फीट कहा जाता है, 4 इंच कहा जाता है, तब क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है, तब मापने की बात आ जाती। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हुई, चार कोण की बात हुई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, संख्या वाचक हो गया। क्लियर है बात। 145 का क्या हो गया, ये वाला एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिर हम अगले 146 नंबर पे चलते हैं। 146 नंबर चलते हैं। लिखा गया है कि दिए गए प्रश्नों में 3 एक वचन है तथा एक क्या है, बहुवचन है। ठीक, अब उसमें से बहुवचन को छांट लेना, नदी, सिपाही, राजा, घोड़े। ये तो क्लियर हो गया मित्र, इसमें तो एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें जो घोड़े शब्द लिखा गया है अनुस्वार लगा दीजिएगा, यह सही हो जाएगा। यह क्या है, बहुवचन वाला शब्द है। ठीक, घोड़े शब्द क्या है, बहुवचन वाला शब्द है। बात क्लियर है। अब कि नदी कहा गया, नदी के नदियां हो जाता है, नदी क्या हो जाता है, नदियां, सिपाही सिपाहियों हो जाता है, राजा एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब यह दर्शाया जाएगा जब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब। ठीक, तो अब यहाँ 146 में क्या हो गया, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया, घोड़े। क्लियर हो गई बात। 147 नंबर देखिएगा, इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वचन है तथा एक बहुवचन है, बहुवचन को छांट लेना है। इसमें पहला विकल्प क्या है, विद्यालय, विद्यार्थी, रेलगाड़ी, गमले। ठीक, गमले के साथ भी आप क्या रखेंगे, अनुस्वार लगाएंगे, इसे क्या कह देंगे, बहुवचन कह देंगे। तो विकल्प नंबर 147 में विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। अनु पीछे हुआ, अणु कण हुआ, अम्बो आम लिखा गया, अंत समाप्त लिखा गया। ठीक, अनु का अर्थ क्या हो जाता है, अनु उपसर्ग होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या लिखा गया है, अणु कण हो गया, अंत समाप्त हो गया, सही है, सारी सम्मिलित है। लेकिन यहाँ जो अम्बो आम लिखा गया, अम्बो का अर्थ किससे लगाया जाता है, जल से लगाया जाता है, आम से नहीं लगाया जाता, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यह क्या है, यह गलत युग्म है। ठीक, बाकी सब सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ईशा हल की लंबी लकड़ी, ठीक, अयस अपकीर्ति, अयस लोहा, उपाज उपद्रव। ये तो क्लियर है। ईशा मतलब क्या होता है, जो हल लगाते हैं ना बैल में, तो उस पूरे हल को ईशा कहा जाता है। ठीक है, अयस मतलब अपकीर्ति होता है, अयस मतलब लोहा होता है, सही है। तो विकल्प नंबर डी उपाधि का क्या हो जाता है, उपद्रव। उपाधि मतलब क्या होता है, जब कोई पद दिया जाता है। ठीक, उपद्रव मतलब क्या हो जाता है, जो आप दंगा फसाद करते हो, यह क्या हो जाता है, उपद्रव होता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, गलत युग्म हो गया, यह विकल्प नंबर डी एकदम
राइट आंसर 149 का डी आप देख लीजिएगा, एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया किस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रज क्या होती है, बोली होती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, और यह जो ब्रज है यह बोली है हरियाणवी बोली है, अवधि जो है वह भी बोली है। तो यह जो देवनागरी शब्द लिखा गया, देवनागरी शब्द क्या कहलाएगी, हिंदी की लिपि कहलाती है। ठीक, यह बाएं से क्या लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसका जो साक्ष्य मिला था वह कहाँ मिला था, गुजरात में मिला था। ठीक, कहाँ मिला था, गुजरात में मिला था। और किस में मिला था, राजा जयभट्ट के जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। राजा जयभट्ट के कहाँ मिलता है, शिलालेख में मिलता है। और इसका जो देवनागरी लिपि का प्रारंभिक क्षेत्र माना जाता है, गुजरात माना जाता है। साक्ष्य कहाँ मिलता है, राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ठीक, क्लियर है दोस्तों। अब आज का जो टेस्ट सीरीज जो पांचवी हुई थे उसका हमने आपको सॉल्व पेपर करवा दिया। अब हम इसके बाद जब आएंगे जो टेस्ट सीरीज आज हो रही है उसका सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक, जहाँ पे कोई त्रुटि होगी वहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। ठीक, यह आंसर की आपके जितने सहयोगी होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा कि उनके पास भी प्रश्न की श्रृंखला पहुंचती रहे, वो भी सॉल्व करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले जो हम लेके आएंगे प्रश्न नंबर मतलब टेस्ट सीरीज 6 को सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।